दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने एग्रोकेमिकल्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज कवर करी है। एक प्लेलिस्ट के रूप में हमने देखे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्रोकेमिकल्स के हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होना चाहिए जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को एक साथ कंज्यूम किया जा सके, जो एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछी जा सकते हैं। तो पेश है आपके सामने आज का ये वीडियो। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या पूछे गए हैं उन्हें भी मैंने यहाँ साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में रखा है। टॉपिक समझेंगे और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। कई सारे पीवाईक्यू का जवाब आपसे मैं मांगूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो आंसर जरूर बताएं। साथ ही साथ लगभग 7 भागों में बांटा है मैंने इस वीडियो को। 7 डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। सभी को अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे और साथ में जो पीवाईक्यू आपको मैं दिखाऊंगा उसके साथ समझेंगे कि किस तरह से सवाल पूछा जा चुका है और किस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहली बात, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंफॉर्मेशन है जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली बात कि एग्रोकेमिकल्स मतलब क्या। कोई भी केमिकल जो एग्रीकल्चर में काम में लिया जा रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स भी हमारे क्या है, एग्रोकेमिकल्स हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस इस प्लेलिस्ट के अंदर किस पे रहा, पेस्टिसाइड्स पे। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल जो पेस्ट को किल कर सकता है। अब पेस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचाती है, तो वो हमारे लिए पेस्ट होता है। तो पेस्टिसाइड की हम देखते हैं एक डेफिनेशन दी गई है जो कहती है कि जो भी आप पेस्ट कंट्रोल करने के लिए काम में ले रहे हो, कंट्रोल करने का मतलब है उसे किसी पेस्ट की ग्रोथ को प्रिवेंट करने में, चाहे आप कहेंगे उसे डिस्ट्रॉय करने में, जैसे बेचारे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, साथ ही साथ रिपेल करने में, दूर भगाने में, और साथ ही साथ आप कहेंगे मिटिगेट करने में, यानी रिड्यूस और लेसन द हार्म कॉज ऑफ द पार्ट। तो इस तरह से आप जो भी केमिकल काम में ले रहे हैं इस पर्पज से वो पेस्टिसाइड है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि प्लांट रेगुलेटर्स की कुछ डिफोलिएंट्स, यानी जो पत्तियां गिरा दे, डिफोलिएंट्स, और साथ में डेसिकेंट्स जो है, जैसे कि हम वीड साइंस के अंदर बात करें जो हर्बिसाइड है, तो वो भी कहीं ना कहीं किस तरह से कंसिडर किए जाएंगे, तो याद रखेंगे पेस्टिसाइड के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। पेस्टिसाइड की 3 मेन कैटेगरी, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, तो उन्हें आगे हम देखने वाले हैं। तो हमने कहा कि पेस्टिसाइड जो है इस तरह से कहे जाते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं कि ऐसे कौन से हम देख सकते हैं ऑप्शन है जो कंसिडर नहीं किया गया है पेस्टिसाइड के रूप में। जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब एक बड़ा सा कमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं सभी का जवाब मुझे बताएंगे, राइट। तो बेसिक से सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही आपके सामने रखे हैं। पेस्टिसाइड आप समझ गए, जो भी अलग अलग केमिकल्स हैं जो अलग अलग टारगेट पेस्ट को किल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट बात, बेसिक जनरल एग्रीकल्चर की बात, कि कई बार हम देखते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर कोई ना कोई लेबल लगा होता है, या तो वो रेड होगा, या वो और येलो होगा, ब्लू होगा, या हम कह सकते हैं ग्रीन होगा। इंपॉर्टेंट है, जानते हो इसका क्या मतलब है। रेड मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, उससे थोड़ा कम टॉक्सिक है येलो, उससे थोड़ा कम टॉक्सिक है मॉडरेट, और सबसे कम टॉक्सिक है हम कहेंगे ग्रीन। अब कुछ लोगों को लगता है ग्रीन है तो इसका मतलब ये कह दिया कि ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा जाता। ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये टॉक्सिसिटी को बता रहा है, ज्यादा हार्मफुल है। ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए, हमारे पेस्ट के लिए, और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग के लिए भी, क्योंकि जो जितना ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा हम देख सकते हैं टॉक्सिक हो सकता है। तो यहाँ एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं LD50, लीथल डोज 50। LD50 इसकी वैल्यू कितनी है, 1 to 50। ये याद रखनी है क्या, बिल्कुल याद रखनी है और बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से याद करनी है। 1 to 50। दूसरी बात, 51 से 500 किस में जाती है, तो हम कहेंगे येलो कलर के अंदर, यानी हाईली टॉक्सिक के अंदर। 501 to 5000 जाती है किसमें, मॉडरेटली टॉक्सिक यानी ब्लू के अंदर। और साथ में 5000 से ज्यादा यानी लेस टॉक्सिक यानी ग्रीन कलर के अंदर। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी टॉक्सिसिटी कम क्यों हो रही है। तो यहां समझ में आना चाहिए LD50 मतलब क्या। LD50 मतलब क्या होता है, यानी ऐसी डोज, ऐसा अमाउंट जिससे 50% जनता मर जाए। जैसे कि मान लेते हैं चूहों की बात करें, 100 चूहे हैं मेरे पास और मैंने कितना डोज दिया, लेट से मैंने अगर किसी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का मान लेते हैं 5 ग्राम दिया, 5 ग्राम से लगभग 50 चूहे मारे गए, तो वो जो 50 ग्राम है मेरे लिए क्या होगी, एक लीथल डोज हो जाएगी, या लीथल डोज 50 हो जाएगी, LD50 हो जाएगी। 50% जनता मर जानी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीथल डोज 50 कहेंगे। अगर LC50 पूछे तो इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जनरली मेंशन किया जाता है कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर
हवा के अंदर, पानी के अंदर किसी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की क्या डोज है जिसके कारण से 50% जनता मारी गई। जैसे कि हमारे पानी यानी वाटर की अगर हम बात करें, कोई पर्टिकुलर सी वाटर की बात करें, चाहे पॉन्ड की बात करें, वहां पे 50% कोई पर्टिकुलर डोज डाली गई जिससे 50% पॉपुलेशन, जैसे कि हम बात करें फिश की पॉपुलेशन है, चाहे वो हवा के अंदर हम बात करें कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, तो उनका मारा जाना जो है वो LC50 के अंदर आता है। तो मतलब एनवायरमेंट यानी आसपास की पर्टिकुलर मीडियम के अंदर कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो क्या है, LC50 है। जबकि अगर डोज की बात करें तो वो क्या है, LD50 है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड आपके सामने डेफिनेशंस और साथ में साथ इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ मुझे पॉज करके इन्हें पढ़ लें क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, तो इन चीज़ों को मैं एक-एक करके पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ गए कि LC50, LD50 इंपॉर्टेंट है। जितनी कम डोज़ होगी और जितनी कम डोज़ में जितने ज़्यादा 50% लोग मारे जाएँगे, तो मतलब वो लीथल डोज़ उतनी ज़्यादा कंसिडर की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 1 से 50 ही अगर वैल्यू है और सिर्फ 50 के अमाउंट तक 50 लोग मारे गए तो वो हाईली यानी एक्सट्रीमली टॉक्सिक कहा जा सकता है। समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग रखें कि वैल्यू छोटी है तो उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक होगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लीज़ इसे याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस। दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रखेंगे आगे हम, जो आप आंसर करेंगे। क्या है फॉर्मुलेशन? फॉर्मुलेशन का मतलब समझते हैं हम कि जो भी हमारे पास मेन दवा होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टिव इंग्रेडिएंट। चाहे फिर वो फंगीसाइड के लिए हो, चाहे फिर वो हर्बिसाइड के लिए हो, चाहे फिर वो हमारे इंसेक्टिसाइड के लिए हो। अब उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को सीधा सीधा नहीं भेजते मार्केट में, उसके साथ कुछ जोड़ के भेजा जाता है। उसके साथ कुछ जोड़ के भेजा जाता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, हमारे इनर्ट मटेरियल कह सकते हैं। यानी ऐसे सॉलिड्स, ऐसे कोई लिक्विड जिनके साथ में उसे जोड़ के भेजा जाएगा तो वो हम क्या कहते हैं, इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। इसमें सर्फेक्टेंट्स आते हैं, सॉल्वेंट आते हैं, इमल्सिफायर आते हैं, डिफॉर्मर्स आते हैं, स्टेबलाइजर आते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स आ सकते हैं, एंटी फ्रीज आ सकते हैं, बफर्स आ सकते हैं और साथ ही साथ पिगमेंट्स आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें जो मेन दवा से हटकर है उसे साथ में मिला के भेजा जाता है मार्केट में, एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना के भेजा जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, जैसे अगर हम बात करें एट्राजिन की बात करें ना, एट्राटाफ नाम से अगर आ रहा है 50% WP, तो ये इसका कोड का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए। 50% का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट है, लेट से अगर 100 ग्राम अमाउंट है तो उसमें 50 ग्राम मेन दवा होगी। 50% का मतलब क्या हुआ, 50% मेन दवा यानी 50 ग्राम मेन दवा होगी। और वेटेबल पाउडर इसका क्या है, फॉर्मुलेशन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है। वेटेबल पाउडर का मतलब ऐसा पाउडर होगा जिसको घोला जा सकता है पानी में, राइट, समझ आया? तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि कई हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमन है और इंपॉर्टेंट है वो क्या है जो एग्जाम में जनरली आप देख सकते हैं और जनरली लाइफ में लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो वो इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट यानी ईसी का इस्तेमाल देखा जाता है। अ लिक्विड फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन इन वाटर। पानी में घोलोगे तो इमल्शन बनाएगा। इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पानी में घोलोगे तो इमल्शन बनाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? मतलब इसे देखोगे, अगर किसी बीकर में रख के देखोगे तो हो सकता है ये ट्रांसपेरेंसी दिखाए। कलर अलग अलग हो सकता है, लेट्स से डार्क ब्राउन कलर का है ना, लेकिन फिर भी आर पार आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। लेकिन जब इसे पानी में घोलोगे तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, यानी वो इमल्शन बना लेगा। तो इसकी फिजिकल स्टेट आपसे पीवाईक्यू में पूछी गई है। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है दोस्तों, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में अगर ना मालूम हो तो। सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, लेकिन पानी में घोलेंगे तो ये इमल्शन बन जाएगा। ठीक है सर। एससी का मतलब क्या है, सस्पेंशन कंसंट्रेट, यानी ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स जो हम देख सकते हैं पानी के अंदर क्या होंगे, लटके रहेंगे, है ना, सस्पेंडेड रहेंगे, तो वो है सस्पेंशन कंसंट्रेट। सॉल्युबल पाउडर जो रिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। वेटेबल डिस्पर्सल ग्रेन्यूल्स, ऐसे गोलियां जो घुल जाए पानी के अंदर, है ना। ग्रेन्यूल्स, जीआर के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन ग्रेन्यूल्स। डब्ल्यूपी के लिए वेटेबल पाउडर, ऐसा पाउडर जो सस्पेंशन बना सकता है पानी के अंदर मिक्स हो सकता है। तो कहने का मतलब ये पॉपुलर है कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन जो इंपॉर्टेंट है। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या पकड़ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? देखो, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तब तो आपके लिए ये चीजें कंज्यूम करना बड़ा आसान है। एकदम न्यू कमर हो तो मुझे पॉज करके पहले स्लाइड पढ़ लो
और फिर धीरे धीरे चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करो। फॉर श्योर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरह से आपको कुछ बता रखा है। OW यानी हम कह सकते हैं जो हमारा इमल्शन है ना, EW भी कह सकते हैं ऐसे। ज़्यादातर एग्रीकल्चर के जो कंपाउंड्स हैं, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो किस फॉर्म में है दोस्तों? किस फॉर्म में है? EW यानी ऑयल इन वाटर है। ऑयल इन वाटर फॉर्म में है। इस बात को आप जरूर याद रखें। ऑयल इन वाटर, इसे ही हम EW के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। EW क्या है? OW है, यानी ऑयल इन वाटर है। समझ रहे हो? इस बात को याद रखना। ज्यादातर एग्रीकल्चर के कंपाउंड ऐसे ही हैं। चलिए खैर, आगे हम देख सकते हैं, इसी से हम देख सकते हैं इमल्शिफाइबल कंसंट्रेट्स वगैरह बनाए गए हैं। तो इससे याद रखना इमल्शन किस तरह के। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये जो आपको पॉइंट मैंने भी बोला उस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाया है। स्प्रिंग इंसिडेंट एग्रीकल्चर आर OW यानी EW टाइप के ही। चलो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस दे रखी हैं कि पर्टिकुलर जो आपको बताया इन इनर्ट मटेरियल था उसका पर्टिकुलर क्या काम है ना, डाइल्यूएंट्स का क्या काम है, डाइल्यूट करने का, है ना। तो इसमें से एग्जाम में ये आ सकता है कि सर्फेक्टेंट क्या है। सर्फेक्टेंट यानी इंक्रीजेस द इमल्सिफाइंग, डिस्पर्सिंग, स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मुलेशन। जो मेन फॉर्मुलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर सकता है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार कहा था कि यूं तो अकेला ही अक्सर दुनिया बदल सकता हूँ मैं, है ना। नहीं, यूं तो अकेला ही अक्सर गिरकर संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, है ना। वो गाना है ना, तो वही वाली बात है। तो सर्फेक्टेंट हो, चाहे सेफनर्स हो, चाहे सिनर्जिस्ट हो, ये लोग क्या कहते हैं कि अगर हम पेस्टिसाइड के साथ जुड़ जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी इनकी, यानी और इनहेंस कर सकते हैं किसी की क्वालिटी। इस बात को आप समझ गए कि सर्फेक्टेंट जो है वो किसी भी पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देते हैं। क्या बात समझ में आई? तो इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये पूरी PDF जो है ना आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम के ऊपर। तो प्लीज उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना और प्लीज सारी चीजों को जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ याद करने की कोशिश करना। फॉर श्योर आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर CIPAC जो है यानी कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल पेस्टिसाइड एनालिटिक काउंसिल, मतलब कोई पर्टिकुलर बड़ा इंस्टीट्यूट है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस दिखाए हैं। ये फॉर्मुलेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है ये फॉर्मुलेशंस? जैसे कि जो मैंने रेड कर रखे हैं और जो हाईलाइट कर रखे हैं वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो मुझे पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जब आप इस PDF का प्रिंट निकालेंगे तब उस वक्त इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना इसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। EC मतलब इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, EW मतलब इमल्शन है, FS मतलब फ्लोएबल कंसंट्रेट ऑफ सीड ट्रीटमेंट। सेपरेट क्वेश्चन आया है कि सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा फॉर्मुलेशन काम में लेते हैं, तो याद रखना FS काम में लेते हैं, याद रखेंगे। सर LS भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। OW का OD का मतलब एग्जाम में पूछा गया है और एग्रोनॉमी के पेपर में आया था, ऑयल डिस्पर्जन। क्या मतलब होता है? ऑयल डिस्पर्जन होता है, ठीक है। SC SLE क्या है? सस्पेंशन कंसंट्रेट, सोल्यूबल कंसंट्रेट, ठीक है सर। और भी हैं क्या? ये हैं, पॉज करके याद कर लो। और भी हैं क्या? ये हैं, पॉज करके याद कर लो। ये हैं, जो हाईलाइट किए हैं, जो रेड किए हैं, वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे फोकस रखिएगा। ZW इस बार आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, क्योंकि ये मिक्सचर होता है ना। ZW मिक्सचर है CS और EW का, कैप्सूल सस्पेंशन और साथ में EW यानी इमल्शन टाइप का जो है उन दोनों का मिक्सचर होता है, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें ये क्वेश्चन एग्जाम में जैसे कि मैंने कहा आया है, तो प्लीज क्वेश्चन ID के साथ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कह रहा हूँ आपसे एक बड़ा एक कमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक जो भी पहले पूछा गया, अब जो पूछा गया है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आप भी थोड़ा इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, मन लगा रहेगा। तो इसका आंसर बताइए जो मैंने आपको अभी समझाया था, इसका जवाब बताइए। क्या आप जानते हैं PYQ सॉल्व कर चुके हैं क्या? अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एग्रोकेमिकल्स के, जो भी PYQ है हमने वहाँ डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाएंगे। इसका आंसर बताइए जो भी मैं कह रहा था एग्रोनॉमी के पेपर में पूछा गया है। चलिए खैर, तो ये थे कुछ PYQ फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मुलेशन, ये बात आप समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, फैक्ट है और डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं? क्या अभी भी दिमाग संतुलित है? क्या चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं? अगर जवाब है नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे पॉज करके जो भी अब तक बताया गया है उसे एक बार याद करें, क्योंकि अभी तक 2 ही भाग हुए हैं, 7 भागों में बटा है वीडियो, 5 और भाग हैं। दिमाग का दही नहीं हो जाना चाहिए आपका, आपको याद करनी है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बच्चा बच्चा जानता है सर कि
इंडिया में पूछे तो आई से आई मैच करेंगे, सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है, उसके बाद फंगिसाइड काम में लेते हैं और उसके बाद हर्बिसाइड काम में लेते हैं। सर मैं IAS तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन IFH बन जाऊंगा। बन क्यों नहीं पाऊंगा, बनने को तो बन सकते हो, बस ट्रिक बनाने के लिए बोल रहा हूँ। IFH याद रखना, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड हर्बिसाइड। भारत में आई से शुरू करना है इंसेक्टिसाइड, दिमाग में घुसना चाहिए, इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लेवल पे हर्बिसाइड सबसे ज्यादा काम में लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे हर्बिसाइड सबसे ज्यादा काम में लिए जा रहे हैं, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर उसके बाद HIF, है ना। तो आप कहेंगे वर्ल्ड लेवल पे HIF चल रहा है कि सर याद तो मुझे HIV है सर, सच सच बताऊं तो सर मेरी सोच तो वहां चली जाती है। अरे नहीं, भले सोच चली जाए लेकिन आप HIV को नहीं HIF को याद रखो, ताकि HIF के रूप में फंगिसाइड वाला आपको हिसाब याद रहे। चलो क्या, भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंजम्पशन कर चुका है? 2024-25 की रिपोर्ट हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसने किया है? बोलो बोलो, डाटा ऑब्जर्व करके देखो। कहेंगे यूपी ने। कई सारी टेबल्स हैं, घबराना नहीं है आपको, बस आपको काम की बात याद रखनी है कि क्या काम की बात क्या है। काम की बात ये है सर, सबसे आगे है यूपी, उसके बाद है पंजाब, जैसा कि मैं देख रखा हूँ, नहीं उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद आ रहा है नंबर पंजाब का। ये डाटा क्या बता रहा है? रैंक याद रखना, सबसे ज्यादा कंजम्पशन क्या है? यूपी ने, जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब। ठीक है सर, याद कर लेंगे, एक सीक्वेंस ही तो याद करना है, कर लेंगे सर। दूसरी बात, आपने कहा बायो पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा कौन काम में ले रहा है? अब जो बायो पेस्टिसाइड ज्यादा काम में ले रहा है वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात, सबसे अच्छी बात किसने करी है हमारे? तो हम कहेंगे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बायो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन। उसके बाद किसका है? तमिलनाडु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बाद हम कहेंगे गुजरात के अंदर। तो इन तीन स्टेट्स को जरूर याद रखें, ये बायो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है सर, और बताइए, और ये रिपोर्ट दे कौन रहा है? CIBRC दे रही है सर। CIBRC का क्या मतलब है सर? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, नाम तो सुना ही होगा। हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है सर? अरे सर हरियाणा में है ये तो, ठीक है याद रखेंगे। दूसरी बात, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था? 1968, मैंने आपको एक बताया भी था, 68 के रूप में मैंने एक इंसेक्ट बनाते हुए एक फोटो रखी थी पिछले वीडियो में, तो आई होप उस तरह से आप याद रखें, 68 इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पूछा जा सकता है, 2008 में आया था, याद रखना। किसके अंडर में आता है CIBRC? तो याद रखेंगे ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इतने बड़े नाम के अंडर में आता है, याद रखना। हेडक्वार्टर वगैरह इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 46 में, 1946 में, ठीक है। आजादी से एक साल पहले ही स्टैब्लिश हो गया था, हाँ पहले याद रख लो। चलो, अब क्या इंपॉर्टेंट है सर, भारत में बैन क्या क्या हो चुका है, ये बहुत जरूरी है। तो बैन हो चुके नामों के अंदर हमारे पास 49 नाम हैं। कितने हैं? 49 नाम हैं। तो कृपया करके इन्हें पॉज करते हुए बार बार पढ़ें, है ना। ये वो लिस्ट है जो आपको पढ़नी है बार बार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुंह से बोलोगे नाम कि एलो एला क्लॉर, एल्डी कार्प, एल्ड्रिन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, BHC, है ना, इस तरह से बार बार पढ़ोगे मुंह से, तभी ये दिमाग में बैठेंगे। इन इंसेक्टिसाइड्स, इन पेस्टिसाइड, इन हर्बिसाइड्स, इनके नाम अगर कभी पढ़े होंगे तो दिमाग में बैठेंगे। अच्छा, एलाक्लोर हर्बिसाइड में पढ़ता आया हूँ कई सालों से एग्रोनॉमी की किताबों में, वो बैन हो चुका है, हाँ बैन हो चुका है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं खराब करूंगा, लेकिन समझें इस बात को, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाफट कमेंट में, है ना। जो क्वेश्चन की आईडी नहीं दे रखी उसका कुछ हिंट दे देना कि पेस्टिसाइड बैंड क्वेश्चन, उसका आंसर आपको जो लगे वो आंसर मुझे बताइएगा, ये सारा कमेंट बॉक्स में रखना है आपको, तो बताइएगा मुझे। चलिए, कुछ ऐसे हैं जो भारत के अंदर बन तो रहे हैं लेकिन भारत में काम में नहीं लिए जा सकते, तो ऐसे 5 हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि हम कहें कैप्टाफॉल है, डाइक्लोरोफॉस है, हम कहें निकोटीन सल्फेट है, फोरेट को दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट है, फोरेट है, साथ में ट्राइएज़ोफॉस जो है। ये बन तो रहे हैं, तो बना क्यों रहे हैं जब काम में नहीं ले सकते? तो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसी चीज को याद रखना है। ऐसे फॉर्मुलेशंस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन खुद काम में नहीं ले रहे, तो वो 5 हैं, ठीक है। विड्रॉन कौन से कर लिए गए हैं? मार्केट में से सिमाजिन को विड्रॉल कर लिया गया है, क्यों? क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं, या कोई पर्टिकुलर इशू है, इस कारण से इसे हम कहेंगे विड्रॉ कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, सिमाजिन का नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वारफेरिन जो कि रोटेंडिसाइड है, लास्ट में आएगा इस वीडियो के, रोटेंडिसाइड है, तो उसे भी याद रखना है, उसे भी हटा लिया गया है मार्केट से। और क्या इंपॉर्टेंट है सर? डेलापन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये हर्बिसाइड है, इसे भी निकाल लिया गया है। तो कितने हैं सर ऐसे? तो हम कहेंगे लगभग 8 लोग हैं ऐसे
आई होप, हाँ 8 हैं जिनको विड्रॉल कर लिया गया है। ठीक है सर, और बताइए सर 18 हैं ऐसे जिनको रिफ्यूज कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, बस डाटा दिखाने के लिए दिखाया है। सर कुछ पर्टिकुलर हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइप्स हैं। कोई भी पेस्टिसाइड मार्केट में आता है तो उससे पहले उसको सीआईबीआरसी के पास जाना पड़ता है। और 3 तरह के क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन होते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अभी भी जुड़े हुए हो? क्या समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? आई होप समझ पा रहे हो। क्या है? 3 तरह के रजिस्ट्रेशन टाइप्स हैं। पहला 9.3B, दूसरा 9.3 और चौथा 9.4। सर याद हो गया मेरे को। 9.3B, दूसरे में 9.3 और उसके बाद तीसरा याद रखेंगे 9.4। क्या है ये? अलग अलग रूप में याद रखना है। 9.3 बी में सर बी जो आ रहा है ना, उस बी के नाम पे मैं याद रखता हूँ 2 साल। बी फॉर बाई फॉर टू, 2 साल याद रखता हूँ सर। मतलब कोई भी पेस्टिसाइड मार्केट में आए तो उससे पहले उसकी वैलिडिटी में 2 साल लग जाते हैं। अलाउज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू केमिकल फॉर इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल इन इंडिया फॉर 2 ईयर्स। उसका इंट्रोडक्शन 2 सालों के लिए किया जाएगा, फिर उसका कंप्लीट डाटा मिलेगा। अगर सब सही रहा तो ही वो मार्केट में आके कंटिन्यू रहेगा। तो प्रोविजन 9.3 बी के अंदर 2 साल दिमाग में याद रखना। प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में वो बेचा नहीं जाएगा, लेकिन उसे 2 साल तक उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स में उसमें काम में लिया जाएगा। 2 साल उसे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर काम मिलेंगे और उसको देखेंगे कि ये वास्तव में सही है कि नहीं, भेजा जाने लायक है भी या नहीं, फिर ही उसे 2 साल बाद आगे भेजेंगे। 9.3 क्या कहता है? उसमें बी नहीं लगा हुआ। वो 3 कहता है कि ग्रांट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव डाटा एंड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन कमिटी। मतलब ये 9.3 के बाद वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली अप्रूव किया जाता है, मार्केट में बेचा जाने लायक छोड़ा जाता है उसे। तो 2 साल तक अगर काम चल रहा है तो वो 9.3 बी के अंदर है। जब बी हट गया तो मतलब वो बेचा जा सकता है ना। और तीसरी बात जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप देख सकते हैं 9.4 के अंदर क्या कहता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो पेस्टिसाइड, यानी आप जो पेस्टिसाइड लेके गए हैं सीआईबीआर से, आपको कहते हैं कि इससे पहले ही आपसे पहले कोई और आया था, उसने ऐसा कैसा कंपाउंड और भी ऑलरेडी मार्केट में लेके आ चुका है, तो वो चीज किसके अंडर में आती है? तो हम कहेंगे मी टू के अंदर आती है, मी टू रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नो नीड ऑफ फुल डाटा अगेन। पूरा 2-2 साल तक वापस एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो फर्दर रिन्यूअल, कोई वापस रिन्यूअल नहीं होगा और उसे उस तरह से सेल किया जा सकता है, सेल आगे परमिट की जा सकती है। तो इस तरह से हम कहते हैं मी टू रजिस्ट्रेशन। तो तीनों बातों को दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है सर। ये बातें आगे एक्सप्लेन कर दी गई हैं, पढ़ सकते हो ताकि आप याद कर सको। कुछ ऐसे हैं पेस्टिसाइड जो रेस्ट्रिक्टेड यूज पे हैं, पूरी तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे काम में ले सकते हैं। डीडीटी, नाम तो सुना ही होगा, डीडीटी का नाम तो सुना ही होगा, आई होप सुना हो। तो क्या है डीडीटी? डीडीटी के अलावा हम देख सकते हैं कई और भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, कैप्टाफॉल है। इन सब के यूज तो हो रहे हैं मार्केट में, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि भैया इतना इतना इस जगह पे काम में नहीं ले सकते, है ना। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप जैसे कि सिट्रस, बेर, इनके अंदर कुछ पेस्टिसाइड काम में नहीं ले सकते। तो ये बात जुड़ी है किससे? रेस्ट्रिक्टेड यूज से। तो क्या एक एक को बैठ के याद करने की जरूरत है? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अब तक सवाल नहीं आया है इसके ऊपर। लेकिन दिखाना मेरा कर्तव्य है, तो आपको ये मैंने सारे पेस्टिसाइड शो कर दिए गए हैं, लगभग 12 हैं, है ना। मेथाइल ब्रोमाइड भी इस लिस्ट में ही आता है, डीडीटी भी इस लिस्ट में ही आता है ना। और साथ ही साथ ट्राइफ्लोरिलिन भी आता है, मतलब 16 है टोटल, 16 ऐसे हैं। ऑक्सीफ्लोरोफेन का इस्तेमाल जैसा कि बताया गया है, ग्राउंडनट और पोटैटो में नहीं कर सकते आप, अनियन में करते हैं इसका इस्तेमाल। तो कहने का मतलब ये हुआ, सारे बैठ के याद मत करना, लेकिन दिमाग में रखना कि ऐसा भी कुछ है। कुछ कुछ हाईलाइट्स दिमाग में रख सको तो इट्स अ गुड थिंग, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े। आगे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए कॉपी में, मतलब कमेंट सेक्शन में ऐड कर लीजिएगा। पी बाई क्यू है, ठीक है। फीचर्स क्या है? क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रज एंड सेफ। इस तरह का मैंने राइम बना रखी है, गाना बना रखा है ताकि मुझे याद रहे। क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रज एंड सेफ। क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रज एंड सेफ। इस तरह से 3-4 बार बोलना, धुन बनाना की कोशिश करना, याद हो जाएगा। क्या है ये? एक ऐसा मेथड है सर जिससे हम रेजिड्यू निकाल सकते हैं पौधे में, मिट्टी में। हमारा जो पेस्टिसाइड डाला गया वो कितने वक्त तक कितना पड़ा रहेगा, इस बात की जांच होती है क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रेस्ट एंड सेफ वाले मेथड से, जिसको हम फीचर्स मेथड कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं MRL, ये मैक्सिमम है। कुछ लोग इसे मिनिमम याद कर लेते हैं, मिनिमम नहीं है रे भैया,
मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल। ज्यादा से ज्यादा कितना लेवल हो सकता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल, याद रखना जरूरी है। दूसरी बात, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, कितना डेली थोड़ा थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड खाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वाली बात है एडीआई के अंदर। दोनों बातें जरूरी है, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, एमआरएल कौन देता है, ये बहुत जरूरी है। कौन डिसाइड करता है कि मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल कितना होगा, ये डिसाइड करता है कॉडेक्स। कॉडेक्स इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन देखता है, कॉडेक्स। कॉडेक्स क्या है सर, कॉडेक्स एक तरह का जॉइंट है, हम कहेंगे डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, कॉडेक्स किस किस का बीच का है, हम याद रखेंगे एफएओ और साथ में डब्ल्यूएचओ का जॉइंट है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1962। सर इसे बोलते हैं कॉडेक्स एलिमेंटेरियस। पूछा जा चुका है कि कॉडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन वर्ड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फूड कोड, याद रखना, फूड कोड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। कब बना था, 1962 में बना था। ठीक है सर, जॉइंट वेंचर है। वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो कॉडेक्स, इंडिया में पूछे तो हम बोलेंगे फसाई। भारत में कौन देखता है एमआरएल का हिसाब, फसाई देखता है। जरूरी है क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बात आती है एलओडी, एक बात आती है एलओक्यू, इसके ऊपर भी कई बार सवाल देखा गया है एसआरएफ एग्जामिनेशन के अंदर, जीआरएफ में तो नहीं आया है, एसआरएफ में आया है। क्या है एलओडी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और एक है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। कुछ ऐसे हम देख सकते हैं रेजिड्यू होते हैं, पता तो चल जाता है मशीन को कि रेजिड्यू है, लेकिन उसकी सटीक मात्रा बता पाना मुश्किल होता है, तो इस बात का हम कहते हैं लिमिट ऑफ डिटेक्शन, या डिटेक्ट तो कर पा रहे हैं लेकिन कितना है अमाउंट ये नहीं बता पा रहे, अगर अमाउंट भी बता पाए तो वो होता है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो दो बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो एक बात दिमाग में जरूर याद रखें कि एलओक्यू जो होता है, यानी एलओक्यू जो होता है वो 3 गुना होता है एलओडी का। एग्जाम में आपको देंगे कि एलओडी 2 है तो बताओ एलओक्यू कितना होगा, तो कहोगे 2 3 जा 6 होगा सर। मैं कहूँ कि एलओडी जो है वो 5 है तो बताओ ये एलओक्यू कितना होगा, 15 है सर। तो कहने का मतलब समझ गए क्या कि ये फंडा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस चीज को याद रखें। इस चीज को ग्राफिकली भी समझाया है, टाइम को पॉज करके अच्छे से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, जो कि आपके पीजी एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है नेचुरल इंसेक्टिसाइड के नाम आता है पहला, नीम का। नीम का पत्ता कड़वा है, दोस्त मेरा अच्छा दोस्त है ना, कंप्लीट नहीं करना। चलो क्या क्या है, एजाडिरेक्टिन जो है वो टिपिकली फाउंड इन द नीम एट कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, एजाडिरेक्टिन नाम का एक इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड है किसमें, नीम में। नीम में भी किसमें, कर्नेल में सर। तो कर्नेल जो है इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी जो निम्बोड़ी होती है इसके अंदर होता है मेन हमारा एजाडिरेक्टिन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ से मिलता है, तो कर्नेल के अंदर मिलता है हमारा प्रोडक्ट, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, किस तरह का कंपाउंड है, तो टेट्रानॉर टर्पिनॉइड है सर। ये कैसा है, टेट्रा मतलब 4, नॉर मतलब कमी, 4 कार्बन की कमी है इसके अंदर, तो इसे याद रखना, टेट्रानॉर टर्पिनॉइड है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजाडिरेक्टिन किसकी तरह एक्टिंग कर सकता है, अजाडिरेक्टिन किसकी तरह एक्टिंग कर सकता है, तो याद रखना एक्डाइसन। एक्डाइसन हार्मोन पता है, इंसेक्ट के अंदर होता है एक्डाइसन हार्मोन, तो उसके जैसा बिहेव कर सकता है एजाडिरेक्टिन, तो इसे याद रखना। चलो, एक्डाइसन ब्लॉकर का काम कौन करता है, एजाडिरेक्टिन। सेलेनिन और निम्बिन क्या कर सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बता दिया। चलो आगे बढ़े, तो आगे क्या बढ़ता है हमारे पास, आगे हमारे पास आता है सर लिस्ट, जिसके अंदर आपने हमको बताया था कि जो मोनोटर्पिनॉइड्स हैं, सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स हैं, डाइटर्पिनॉइड्स हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स जो है सर आपने कहा था इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिन 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 आइसोप्रिन यूनिट, आइसोप्रिन यूनिट के रूप में आपको याद कराया था, इसमें 5 कार्बन होते हैं। दो जब आइसोप्रिन यूनिट जुड़ रही हैं तो कार्बन कितने होंगे, 10 होंगे। 3 जुड़ रही हैं तो 15 होंगे। ये बात पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो प्लीज इसे पॉज करके याद कर लेना, सवाल सीधे पूछे जा चुके हैं। सवाल सीधा आया था कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं
वो किस तरह का हम देख सकते हैं टर्पिनॉइड है, मोनोटर्पिनॉइड है। सवाल पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि रबड़ किस तरह का टर्पिनॉइड है, सर ये पॉलीटर्पिनॉइड है। पूछा जा सकता है कि ये जो जिब्रेलिन है वो किस तरह का है, तो सर जिब्रेलिन जो है वो डाई टर्पिनॉइड है। तो याद करना है क्या, बिल्कुल याद तो करना पड़ेगा, पॉज करके समझना है पहले फिर याद करना है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स हैं, क्योंकि ये सेस्क्यू शब्द का मतलब हमें कभी नहीं पता होता है, तो इसका मतलब है 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है सर, एल्केलॉइड की बात हुई है तो क्या कुछ ऐसे एल्केलॉइड हैं जो एग्जाम में सीधा पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं? हाँ हाँ, ये है ना, रेसरपाइन पूछा जा चुका है जो सर्पगंधा से मिलता है। मॉर्फिन तो सर मैं जानता हूँ ऑलरेडी, ये ओपियम पॉपी से मिलता है। सर एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कहा था कि ये एंटीडोट होता है किसका, हम कहते हैं ओपी यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट का, ये इंपॉर्टेंट है, बेलेडोना से मिलता है। निकोटीन तो सर मुझे मालूम है ये तंबाकू से मिलता है। सर मुझे मालूम है स्ट्राइकाइनिन, नहीं सर ये मालूम नहीं है, नहीं है तो याद कर लेना। स्ट्राइकाइनिन किससे मिलता है, हम कहेंगे ये कुचला या नक्स वोमिका से मिलता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे। ठीक है, कॉल्चिसिन भी याद रखना, कॉल्चिफिन सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वही कॉल्चिसिन है। कॉल्चिकम एटोमनेल जो ऑटम क्रॉकस जैसे हम कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी एल्केलॉइड के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ पर्टिकुलर सोर्स और उससे मिलने वाला इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड, करंज से मिलता है करंजिन, ठीक है सर। एनोना यानी आंवला जैसे कह सकते हैं, उससे मिलता है हमें एसिटोजेनिन, ठीक है सर। रूट्स ऑफ डेरेसिलेप्टिका, लोंकोकार्पस, ट्रेफरोशिया स्पीसीज, है ना, जिकामा वाइन। सर आप ऐसे फड़फड़ फड़फड़ बोल तो रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा। देखो उन लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं, जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ा है, जो इसको एक रिवीजन के रूप में देख रहे हैं। एकदम न्यू कमर हो तो ये तो बम्पर लगने लगेंगे, ऐसा लगने लगेगा कि सर क्या बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, याद ही नहीं हो पा रहे। तो टॉपिक्स को पहले पढ़ा होगा तो ये आपके लिए ज्यादा कंज्यूमेबल होगा। ठीक है, याद रखें ये सारे क्या है, रोटिनॉन देते हैं। निकोटीन से निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना रस्टिका, दोनों से निकोटीन मिलता है। राइनिया स्पोसियोसा से क्या मिलता है, राइनोडिन मिलता है। इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में फॉर श्योर सवाल इससे मिलेगा, याद रखना। मोड ऑफ एक्शन भी जरूरी है कि करंजन जो है वो एक तरह का फ्लेविनॉइड है जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर भी होता है, ठीक है। रोटेनॉन इंपॉर्टेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को रोकता है। फिश किलिंग प्रॉपर्टी होती है रोटेनॉन में, याद रखना। रॉट मतलब सड़ा हुआ, सड़ी हुई गंध किसमें से आती है, मछली से आती है ना, तो फिश से याद रख लेना रोटेनॉन। फिश किलिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। निकोटीन से रिसेप्टर, निकोटीन की रिसेप्टर्स जो होते हैं उसे ब्लॉक कर देना। राइनोडिन क्या करेगा, एटी एडीपी को एटीपी में नहीं बदलने देगा। तो सर मोड ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, प्लीज इसे याद कर लें। एक और बहुत ज्यादा पूछा गया कंपाउंड जिसे हम कहते हैं नेचुरल पायरेथ्रॉइड्स, पायरेथ्रम, ये कहाँ से मिलते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन है सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर। सर ये तो डीडीटी भी ऐसा ही होता है, क्या याद है, डीडीटी भी ऐसा ही है, सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर ही है। तो वैसे ही हम कहेंगे नेचुरल पैराथ्रॉइड्स भी क्या है, पायरेथ्रम जो है वो कहाँ से मिलता है, टेनेशियम स्पीसीज से या हमारी गुलदाउदी। सर तो हिंदी में लिखना चाहिए गुलदाउदी, देखा है फूल गुलदाउदी के कितने सुंदर फूल होते हैं, उनसे मिलता है, यानी क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम से मिलता है हमारे को नेचुरल पायरेथ्रॉइड्स। इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आप तो हर स्लाइड पे कह देते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो भी कंटेंट रखा है ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए कह रहा हूँ प्रिंट निकाल के पीडीएफ याद कर लेना, काम आएगी। पायरेथ्रिन फर्स्ट, पायरेथ्रिन सेकंड, ये सारे अलग अलग कंपाउंड मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, ज्यादा भी वक्त नहीं दूंगा ताकि आपका वक्त बचे। ठीक है, एडिशन ऑफ पीबीओ, पीबीओ आपने कहा था सर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड क्या है, सर ये वही है जो अगर हाथ थाम ले तो दुनिया बदल सकते हैं, मतलब वो वाली बात है, यानी ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है सर, कौन सा इंसेक्टिसाइड सिनर्जिस्ट नहीं है, नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो दूर भगाते हैं, दूर भगाने वालों में सिट्रोमेला ऑयल आता है, यूकेलिप्टस ऑयल आता है, सर कैम्फोर आता है, सर सीडार ऑयल आता है, सर पाइन ऑयल आता है, सर रेजरडिरेक्टिन आता है। इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी डीट बहुत, सर डीट तो मेरा दोस्त दोस्त है, अरे वो ढीट है, ये डीट है। डीट क्या है, इसका पर्टिकुलर नाम है और इसका इस्तेमाल हम
डीड का इस्तेमाल ओडोमॉस में होता है ना, मच्छरों को दूर भगाने के लिए, याद रखें। तो ये सारी बातें यहाँ रख दी गई हैं, प्लीज इन्हें पॉज करके याद करें, जरूरी है। आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। नेचुरल से हटके अब सिंथेटिक की दुनिया में आ जाएं तो 4 मेन ग्रुप हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओपी सर, ओपी, ओपी सर, ओपी, ओपी मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट हो चाहे कार्बामेट्स हो, दोनों का काम क्या है याद रखना, दोनों का काम है ACH, ई को रोकना। रोकना मतलब इनहिबिट करना सर, इनहिबिट करना। ACH का मतलब क्या है, एसिटाइकोलिन एस्टरेज एंजाइम। एसिटाइकोलिन एस्टरेज एंजाइम को रोकते हैं, तो याद रखना ये क्या है, कौन रोकते हैं, कार्बामेट रोकते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनोफॉस्फेट रोकते हैं, याद रखना है। सर इनके एग्जाम्पल से डरता हूँ सर, बहुत डरता हूँ सर, क्योंकि सर इतने सारे हैं। तो देखो सबके नाम के अंदर कार्ब नहीं मिलेगा, लेकिन कईयों के नाम के अंदर आपको कार्ब मिलेगा। तो कार्ब 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 वाले तो हो गए हमारे। जो नहीं है कार्ब, जैसे प्रोपोक्सोर, जैसे कि ऑक्सामिल, जैसे कि मैथोमिल, इनको दिमाग में रखें कि नाम में कार्ब नहीं आ रहा लेकिन फिर भी कार्बामेट है, ठीक है सर। सिमिलरली कार्बामेट्स की कुछ बातें जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो क्या है। एग्जाम में मुझे लगता है एक तो पहला मोड ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी बात, ये हनी बीज के लिए क्या होते हैं, होते थे, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं, जैसे एंडोसल्फान की बात करें, ये लीस्ट टॉक्सिक बताया गया है हनी बीज के लिए, लेकिन फिर भी हनी बीज के लिए जो अच्छे नहीं है वो क्या है, कार्बामेट्स हैं, इस बात को याद रखना। हनी बीज को कार नहीं पसंद, ऐसे याद रखें, ठीक है। पहला कौन सा था, अच्छा ये भी याद पूछा जा सकता है कि इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन सल्फेट है। फर्स्ट कार्बामेट कौन सा था, आइसोलान था, ठीक है। तो ये कुछ बातें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वो रख दी मैंने। ओपी सर, ओपी आप जो कह रहे थे, सबके नाम के पीछे फॉस आता है, सबके नाम के पीछे या तो फॉस आता है या थियोन आता है। थियोन और फॉस वाले लोग क्या हैं, ओपी हैं सर, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। जैसे कि ऐसी फेट है ना, या तो फेट फॉस, इस तरह फ शब्द का प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, फेट है, मेला है ना, एजामेथिफॉस है, फॉस्फेट, इस तरह के नाम लिखेंगे। सर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम में ना तो फॉस है ना फेट है, फिर भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि नालेड है, जैसे ये है ना, और भी कई नाम है, जैसे फेनवलमरेट है जो मेरे को याद आता है ना, यहाँ पे होगा आई थिंक, इथियोन है ना, इसे भी याद रख सकते हैं आप। तो ये लोग जो हैं आप इसे याद रख सकते हैं नाम के अंदर, जो पर्टिकुलर खोजें अपने हिसाब से और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ओपी के अंदर जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि एंटीडोट क्या है। पहला मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में ले जाने वाले इंसेक्टिसाइड कौन है, ओपी ही है, याद रखना। और एंटीडोट कौन सा है, एक तो है सर पाम, हथेली पे पड़ा है ओपी का, और सर आप एक एट्रोपिन बोल रहे थे बार बार, एट्रोपिन फॉस्फेट, ठीक है। प्रेलोक्साडिन, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब तो समझते हो ना, कि भाई ये, कि अगर किसी ने खा लिया है तो उसका प्रभाव कम करने के लिए एंटीडोट देना पड़ता है। गाबा गेटेड कौन से हैं, गाबा गेटेड हैं हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन, जिसमें एंडोसल्फान और क्लोरोडीन आते हैं लेकिन बैन हो चुके हैं, याद रखना। सर फिप्रोनिल इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिप्रोनिल। ये क्या है, ये दोनों ही गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें याद करने में ये याद रखना कि इसका एंटीडोट क्या है। सर बारबी है इसमें तो कोई, बारबी, हाँ बारबी याद रखना, फेनोबारबिटल और पेंटाबारबिटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, और याद रखना है कि ऑर्गेनोक्लोरीन की टॉक्सिसिटी को कम करता है। सर पायरेथ्रिन थ्रिन 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 आपने कहा था, थ्रिन 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 आता है, अच्छा मैं रह गया, गलत बोल गया था, फेनवनरेट। फेनवनरेट कहाँ आता है दोस्तों, ये पायरेथ्रिन ग्रुप में आता है। फेनवनरेट जो है नाम इसके पीछे थ्रिन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किसमें है, पायरेथ्रिन ग्रुप के अंदर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। और भी कुछ नाम ढूंढिएगा जिनके पीछे थ्रिन नहीं है लेकिन फिर भी वो पायरेथ्रॉइड में है, क्योंकि ये सवाल पूछा जा चुका है। आई थिंक ये कंपाउंड आया था, या फ्लूमेरथ्रिन आया, नहीं नहीं, आई थिंक ये आया था एग्जाम में, इटियोफेनप्रॉक्स, इटियोफेनप्रॉक्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखें कि ये नाम में थ्रिन नहीं आ रहा, फिर भी पायरेथ्रॉइड है, ठीक है। करते क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है सर। डीडीटी का भी यही काम है, मेथॉक्सीक्लोर का भी यही काम है, तो प्लीज इन्हें भी याद रखें। सर डीडीटी से जुड़ी एक बात जो बच्चा बच्चा जानता है कि जेल्डर ने इसकी खोज की थी, और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी 1939 में मूलर ने दी थी, पॉल हरमन मूलर ने दी थी। सर ये हरमन है क्या, हाँ ये हरमन है, और 1942 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है सर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और फैक्ट, जैसे कि सबसे पहला इस्तेमाल किया गया इंसेक्टिसाइड पेरिस ग्रीन था। सर दिखा दो एक बार सर तस्वीर, तो मजा ही आ जाएगा। ये रहा पेरिस ग्रीन। पर्टिकुलर इंसेक्ट जिसके लिए हम काम में लेते हैं वो है
कोलोराडो बीटल, याद रखें कोलोराडो बीटल के लिए इसे काम में लिया गया था। ठीक है सर। और इम्पोर्टेंट बात क्या है सर कि सबसे ज्यादा परसिस्टेंस कौन रखता है मिट्टी में? ऑर्गेनोक्लोरीन रखते हैं, उससे कम ऑर्गेनोफॉस्फेट और उससे कम कार्बामेट रखते हैं, याद रखना। डायल्ड्रिन को सबसे ज्यादा परसिस्टेंट बताया गया है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखें। जेल्डर की बात हमने याद करी ली। भारत में बैन हुआ 1989 के अंदर डीडीटी, एग्रीकल्चर के पर्पज से बैन हो गया। डीडीटी की हार्मफुल इफेक्ट किसने बताए थे? रेचल कार्सन ने बताए थे, बच्चा बच्चा जानता है, बहुत जरूरी है, अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग के अंदर बताए थे, बहुत जरूरी। बीएचसी का क्या काम है? बीएचसी लेनदेन जिसे हम कह देते हैं, ये भी बैन हो चुका है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक ग्रुप बनता है जिसे हम कहते हैं निकोटीन एसिटाइकोलिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स ग्रुप। प्लीज इन सभी के जो एग्जांपल है, जैसे ये पूछा जा सकता है निकोटिनॉइड किससे कंट्रोल करता है, तो सर इसे कंट्रोल करता है, ये याद रखना। एसिटामिप्रिड, प्रिड 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 वाले लोग हैं यहाँ पे, एसिटामिप्रिड है ना, हम कह सकते हैं थाइमोक्सेम, और साथ में एमिडाक्लोरोपिड, ये नाम फेमस है, याद रखना। निकोटीन इसमें आता है सर, और भी कुछ नाम है, लेकिन काम के दो मेन ये है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पायरेथ्रिन का एक प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉकडाउन इफेक्ट कौन से इंसेक्टिसाइड दिखाते हैं, याद रखना। नॉकडाउन इफेक्ट मतलब हाथों हाथ लकवा आके मर जाना। इंसेक्ट के ऊपर पायरेथ्रिन पड़ेगा तो हाथों तो उसको लकवा मिलेगा और वो मर सकता है, तो याद रखना ये पायरेथ्रॉइड्स ऐसा गुण रखते हैं। किससे मिलते हैं? गुलदाउदी से मिलते हैं सर, ये आपने बताया था। क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं देखो जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला सिंथेटिक पायरेथ्रिन एल्एल-थ्रिन था, याद रखना। ठीक है, निकोटिनॉइड्स की बात करी आपने, ये निकोटीन का ही एक क्लास है, और अलग अलग तरह से इन्हें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में भी बांटा है, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। और एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो ये है नेरिस टॉक्सिन, याद रखना। नेरिस टॉक्सिन किससे मिलता है? ये मिलता है लुम्ब्री नेरिस हेट्रोपोडा, ये एक तरह का वर्म है, जो सी वर्म है ना, समुद्र में मिलने वाला वर्म है, इससे मिलता है ये। और इससे बनाते क्या है हम? करताप हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, जो एक तरह का प्रो पेस्टिसाइड है। मतलब प्रो पेस्टिसाइड मतलब बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर नहीं है एक्टिव, लेकिन कोई खाएगा उसे, कंज्यूम करेगा तो उसके बाद वो टॉक्सिक हो जाएगा, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर टॉक्सिक हो जाएगा, उसे बोलते हैं। एसीफेट भी इसी तरह का कुछ प्रो पेस्टिसाइड था। ठीक है, एक काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें नाम आता है डाइफ्लूबेंजूरॉन का। काइटिन समझते हो ना, इंसेक्ट के ऊपर एक ऐसी वॉल, इंसेक्ट वॉल काइटिन की बनी होती है, वो काइटिन ही अगर इनहिबिट हो जाए तो इंसेक्ट बड़ा कैसे होगा भैया, मेटामॉर्फोसिस कैसे करेगा भैया, तो इस कारण से हम कहते हैं उसे रोकता है हमारा डाइफ्लूबेंजूरॉन। तो क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्या बम्पर आ रहे हैं? कंज्यूम कर पा रहे हो? कंज्यूम कर पा रहे हो तो आई एम रियली श्योर आप बहुत अच्छा कर परफॉर्म करेंगे आने वाले वक्त में एग्जाम में। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज टुकड़ों में देखें इस वीडियो को, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करें, तो आप कहेंगे सर इसको फिर पूरा पिछली प्लेलिस्ट ही देख लें। प्लेलिस्ट देख लोगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वहाँ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डेंस दी गई हैं, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी टुकड़ों में याद करोगे तो आपको फायदा होगा, याद रखना सर। अकेरीसाइड एग्जाम पे आते हैं सर। अकेरीसाइड मतलब जो माइट यानी टिक, चीचड़ जिसे अपन कह देते हैं, उसके लिए काम में लिए जाते हैं। माइट और इंसेक्ट में फर्क होता है दोस्त, तो माइट को किल करने के लिए काम में लिए जाने वाले अकेरीसाइड्स होते हैं। दो नाम दिमाग में रखना, एक है डाइकोफोल और एक है एल्बेंडाजोल। कौन से? डाइकोफोल और दूसरा एल्बेंडाजोल। इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डाइकोफोल बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर 2025 में सवाल आ चुका है। एल्बेंडाजोल क्या है? अकेरीसाइड है, याद रखना। एन के रॉय ने कौन सी किताब लिखी है? केमिस्ट्री ऑफ पेस्टिसाइड। इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। 2,4-D क्या है सर? बच्चा बच्चा जानता है, हर्बिसाइड है। और हेक्साडेकानॉल क्या है? ये फेरामोन है। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के ये भी बताया है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है ना, जिसको हम सल्फोस कहते हैं, ये एक तरह का फ्यूमिगेंट है। फ्यूमिगेंट मतलब धुआं उठाना हो, धुआं उठा दो तो वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उठा दो, याद रखना। एल्ड्रिन का इस्तेमाल किया जाता था माइट के लिए, क्योंकि बैन हो चुका है। इसके ऊपर पीवाईक्यू आया था, एल्ड्रिन का इस्तेमाल माइट के लिए किया जाता था। फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डीडीटी, ये भी पीवाईक्यू है, तो प्लीज इन चीजों को पढ़ें, याद करें, इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन में काम में लिया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड यूजेस में मैंने कहा था मेथाइल ब्रोमाइड का नाम आता है। एचसीएन का इस्तेमाल भी किया जाता है फ्यूमिगेंट के रूप में। तो सर आपने फ्यूमिगेंट भी बता दी, और सर अब आप कह रहे हो एंटीडोट भी याद कर लो, कि सर दिमाग है, कोई मशीन थोड़ी है जो आप कहोगे वो सब कुछ याद हो जाए।
देखो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, पॉज लोगे तो हो जाएगा, रुक रुक के करोगे तो हो जाएगा। बड़ी बड़ी लंबे सफर तय हो जाते हैं अगर हम उन्हें तोड़ दें तो, टुकड़ों में करें तो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इन सारे एंटीडोट्स को प्लीज दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। एक बहुत जरूरी लगा मेरे को, यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है? एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड। प्लीज इसे थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो तो क्या है, एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है, ये जो बार्बिटॉल वाला है इंपॉर्टेंट है, एसीफेट वाला एट्रोपिन सल्फेट इंपॉर्टेंट है, केमोनोफोर, विटामिन के बहुत जरूरी है याद रखना, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखेंगे इसे कि वारफारिन जो है उसके लिए विटामिन के का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लीज इसे याद रखें। और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक है, हमारे आंसर तो रिवील हो गया गलती से, चलो क्या। तो अब तक आपने 5 भाग देख लिए इस वीडियो के, इंसेक्टिसाइड तक देख लिए। अब क्या आता है? अब आता है हमारे फंगिसाइड्स। अब आते हैं हमारे फंगिसाइड। क्या याद कर पाओगे? क्या समझ पाओगे? अगर हैवी हो रहा है तो मुझे पॉज करके ये वीडियो बंद कर दो और पीडीएफ जो आपको मिलेगी इसकी, उससे पहले यहाँ तक का पोर्शन याद कर लो। ये वीडियो आप देखो ना देखो पूरा, लेकिन इस पीडीएफ में जो कंटेंट दिया गया है प्लीज उसे याद कर लेना, एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड में आपने कहा था कि 2 तरह से याद कर लो। कुछ हैं जो कॉन्टैक्ट वाले हैं, मतलब इसकी कॉन्टैक्ट में फंगस आएगी तो मारी जाएगी। सर कुछ हैं जो सिस्टेमिक हैं, यानी जो सिस्टम में घुस जाएंगे, मतलब फंगस के सिस्टम में हाइफी में घुस जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको किल कर देंगे। कॉन्टैक्ट वाले कौन से हैं? सर कॉन्टैक्ट वालों के अंदर नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सल्फर के फंगिसाइड, जैसे कि लाइम सल्फर, जैसे कि एलिमेंटल सल्फर, सर जैसे कि कार्बामेट फंगिसाइड इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हो कि सर जिनैब है, थायराम है ना, जिसको थिराम भी कह देते हैं लोग, थायराम है, इंपॉर्टेंट है। सर कॉपर के तो आपने कहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये लोग हैं। ठीक है सर, तो इनकी सर कंपोजिशन वगैरह एक बार बता दो तो आज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ और जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है उसमें CuSO4 है, CaO है और H2O है, 1:1:100 के रूप में। बरगंडी के अंदर CuSO4 तो है ही, अच्छा सर चेस्टनट में भी CuSO4 तो है ही, लेकिन साथ वाला कंपाउंड बदल रहा है, यानी यहाँ Na2CO3 है, यहाँ अमोनियम कार्बोनेट है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा हाथ सीधा काम नहीं कर रहा है, याद रखें ये बहुत ज़रूरी है। मिलारडेट ने करी थी बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज, मैंसन ने करी थी बरगंडी की खोज, बावले ने की थी, अरे तो बावला नहीं, बेवले, बेवले ने की थी चेस्टनट कंपाउंड की खोज, और चुबेटिया पेस्ट की खोज सिंह एंड देयर कोवर्कर्स या सिंह ने की थी 1942 में। कंपोजिशन याद रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टमिक फंगिसाइड जो सिस्टम में चले जाएं उसमें आते हैं हमारे, ये सिस्टमिक नहीं है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट की ही बात चल रही है। ये क्या है? कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की बात चल रही है। उसमें नाम आता है मर्क्यूरियल्स का, उसमें नाम आता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसमें किटेंसन का नाम बहुत जरूरी है। कप्तान, सीड ट्रीटमेंट के लिए कप्तान का इस्तेमाल करते हैं, थिरामन कप्तान है ना, तो कप्तान याद रखना, इसे किटेंसन किलर कहते हैं, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है। बेंजीन फंगिसाइड्स हैं, क्लोरोथेनिनल है, साथ में डिनोकैप है, और क्विनॉन फंगिसाइड जैसे क्लोरेनिल है, डाइक्लोन है, ये सारे क्या है? कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स हैं। सिस्टम में कौन घुस जाते हैं सर? सिस्टम में घुसने वाला सबसे पहला ग्रुप है ऑक्साथीन, सबसे पहला है ऑक्साथीन। तो वो किसने खोज की थी? याद रखना, श्लेमिंग एंड कुल्का, 1966। याद रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, और अलग अलग ग्रुप और सबके ट्रेड नेम प्लीज याद कर लेना, ये एग्जाम में आते हैं। मेटालेक्सिल के लिए है रेडोमिल एप्रॉन, क्लोरानेप के लिए है डेनोसेब, सर कार्बेंडाजिम तो बच्चा बच्चा जानता है, बाविस्टिन, सर बेनोमिल आपने कहा बैन हो चुका है तो ये है बेनोलेट, है ना। थायाबेंडाजोल क्या है? मर्टेक्ट। ठीक है सर, आपने कहा था ऑक्साथिन, अभी जो आपने कहा सबसे पहला काम में लिया गया था, ठीक है, तो कार्बोक्सिन पूछा जा सकता है वीटा से, वीटावैक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावैक्स। सर अब तो बम पर आ रहे हैं सर, अब तो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं सर हम इन चीज़ों को, हैव पेशेंस, टेक पॉज, हो जाएगा, विश्वास रखो, हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ट्राइडेमॉर्फ याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मॉर्फिन के अंदर आता है, कैलेक्सिन आता है, और इडिफेनफॉस याद रखें, हिनोसन है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हेक्साकोनाजोल
कान के नीचे कंटाप, कंटाप की जगह कंटाप याद रख लो, जो कि हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, 6 कंटाप याद रख लो। दोस्त के क्या, हाँ दोस्त के लगा देना और क्या, इसीलिए तो होते हैं दोस्त। तो कंटाप याद रखें, कंटाप याद रखें हेक्सा के साथ। प्रॉपर टिल्ट बताया था, प्रॉपर टिल्ट क्यों, ताकि आप याद रखें प्रोपिकोनाजोल इज रिलेटेड टू टिल्ट, ये ट्रेड नेम इंपॉर्टेंट है। ट्यूबिकोनाजोल फॉलिक्लोर है। और इंपॉर्टेंट है क्या सर, कर्सर आ सकता है एग्जाम में कि फ्लूसीजोल है, ठीक है। स्ट्राइबुलेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखें। अमित स्टार, एमी स्टार कौन सा है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन है। इसका मोड ऑफ एक्शन पूछा जा चुका है, याद रखना, अभी बताऊंगा मैं आपको। हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कुल मिला के यही कह रहा हूँ कि ट्रेड नेम इंपॉर्टेंट है। तो सर एक जगह मोड ऑफ एक्शन भी बता दो जैसा कि आप कह रहे हो, तो इसे पॉज करना और लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्साइड है ना, कार्बोक्सामाइड्स हैं, चाहे फिर हम कहें डायफ्लोरॉन्स हैं, चाहे स्टिबुलरिन्स हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस को रोक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी को रोक सकते हैं। फेनिलमाइड्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड पे काम कर सकता है। बेंजामाइडजोल बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसको कर सकता है, माइटोसिस रोक सकता है। सर और इंपॉर्टेंट है कुछ, तो ये है कि ये लिपिड वाले और स्टेरॉल्स का इस्तेमाल जो आपने कहा था, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस कौन रोक सकता है, तो ये याद रखेंगे ट्राइएजोल्स रोक सकता है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। सर आपके अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, हाँ है तो सही, ये आपके ऊपर है कितना कंज्यूम कर पाते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जनरल यूजेस भी तो पता होने चाहिए। अगर नाम अगर आप पढ़ चुके होंगे तो इनको एक साथ आप इस तरह से लिस्ट वाइज कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं कॉन्फिडोर। सर आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट मतलब इमिडाक्लोर इज रिलेटेड टू कॉन्फिडोर। सर ये तो अब तक आया ही नहीं, अरे ये लो अब आ गया। इंपॉर्टेंट नाम, ट्रेड नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर और कुछ है तो बता दो, फिर कल मत कहना कि ये रह गया था, ठीक है, तो इमिडाक्लोपिड ही रह गया था तो वो इस लिस्ट में रख दिया, याद कर लेना जरूरी है। कराटे किड लेमडा से याद रखना, लेमडा सायोहेलोथ्रिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्रिन 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 पायरेथ्रिन, ठीक है सर। तो ये थे आपने कहा फंगीसाइड, तो कुछ हर्बिसाइड भी देख लो कि ब्यूटाक्लोर का पूछा है कि कौन सी फैमिली में रखा गया है, तो भगवान जाने कौन सा कैटेगरी में रखा है। अरे ये एमाइड ग्रुप में आता है, क्यों, क्योंकि आपको ये टेबल याद करनी है। इंपॉर्टेंट है क्या सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमाइड जो है वो एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर इस तरह के हैं, है ना। एलिफेटिक्स में आते हैं, टीसीए बैन हो चुका है, डेलापेन रेस्ट्रिक्टेड यूज में था, ग्लाइफोसेट और मेथाइल ब्रोमाइड याद रखना। तो कहने का मतलब ये एमिजोथैपायर है ना, फ्लूक्लोरेलिन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज इस टेबल को याद कर लेना। तो सर आपको जब यही कहना है याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, तो वीडियो क्यों बनाए, सीधा पीडीएफ दे देते। नहीं नहीं, कुछ बातें जैसा कि आपने जाना हाईलाइट करनी जरूरी होती है। अभी मैं आपको ट्रिक्स बना बना के याद करवाऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, हाँ तो वो सब वन शॉट में नहीं हो सकता। रोटेंडिसाइड चूहे मारने की दवा, अच्छा सर वो मीम देखा है, मम्मी ने चूहे मारने की दवा मिलाई थी लड्डू में और बेचारा वो बंदा ही मर जाता है ना, ऐसा देखा है, क्योंकि चूहा चूहा तो मरा ही मरा, साथ में इंसान भी मर जाता है। चलो खैर, रोडेंटिसाइड्स इंपॉर्टेंट है, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रखते हैं कुछ। विटामिन के का काम मालूम है, विटामिन के जो है वो थक्का बनाता है, अगर कहीं खून निकलता है और विटामिन के की कमी है तो वो खून रुकेगा नहीं, तो के को रोक देगा। विटामिन के को कौन रोक सकता है, तो हम याद रखेंगे हमारा डुकोमेरिन रोक सकता है, वारफेरिन रोक सकता है दोनों, और साथ में ब्रोमेलाइडान ये भी रोक सकता है, तो ये याद रखना। वारफेरिन का नाम बताया था आपको मैंने, तो ये विटामिन के को फेल कर देते हैं, और फेल कर देते हैं तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं विटामिन की एक तरह का एंटीडोट के रूप में काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आपके अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बिल्कुल, ये रेड स्क्विल क्या है, रेड स्क्विल नाम को जैसे एक तरह का प्याज जैसा है, सी वीड जैसे अपन कह सकते हैं, सी वीड नहीं सी अनियन कह सकते हैं, अरे वो वाला सी नहीं, सी अनियन कह सकते हैं। स्क्विल जैसे कहते हैं, स्क्विल यानी जो एस्पिरेसी फैमिली से है, यूर्जिया मालिटिया इस तरह से दिखता है ये कुछ। इससे मिलता क्या है सर, इससे हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है जो कि चूहों को दिल की दौरा दे सकता है, यानी कार्डियक अरेस्ट दे सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम दे सकता है, तो ये याद रखना। नर्वस सिस्टम खराब कर सकता है, हार्ट खराब कर सकता है उनका, तो ये रेड स्क्विल है। सर स्ट्राइकनाइन आपने कहा था कि पूछा गया है, तो याद रखना स्ट्राइकनाइन नक्स वोमिकट्री जो है किसके लिए काम में लिया जाता है, एक तरह का ऐसा एल्कलॉइड है जो चूहे मारने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ रोटेंडिसाइड, और इसमें से जिंक फॉस्फाइड का नाम याद रखना, जिंक फॉस्फाइड एक रोटेंडिसाइड है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो।
और आप अपने रास्ते, आज मैं अपने रास्ते। और कहूँगा पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करना और उसका प्रिंट ज़रूर लेना और उसे याद ज़रूर कर लेना। अगर इतना कर लेते हो तो एग्रोकेमिकल्स का कोई भी सवाल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गलत नहीं होगा। कोई सजेशन हो, जो भी आपका फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो बात, वो सजेशन कमेंट में बॉक्स में ज़रूर रख के जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई नो डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम है 4 जुलाई को और 4 जुलाई को आग लगा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।